नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री इन गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। बच्चों, हम बीएससी फाइनल ईयर में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आपने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब हम आगे इसी श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो वे अभिक्रियाएँ जिनमें रिएक्शन वेलोसिटी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के तृतीय घात के समानुपाती होती है, उसे कहा जाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस। तब इसमें पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि रिएक्शन में भाग लेने वाले वो तीनों रिएक्टेंट सेम हों, या दो रिएक्टेंट सेम हों, एक अलग हो, या फिर तीनों रिएक्टेंट डिफरेंट हों। तो इन सभी पॉसिबिलिटीज़ में हम फर्स्ट प्रकार के रिएक्शंस का स्टडी करेंगे, जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम है या एक ही प्रकार का रिएक्टेंट भाग ले रहा है। तो यदि हम t बराबर 0 पर प्रारंभिक सांद्रता देखें रिएक्टेंट A की, तो वो हमें प्राप्त होती है A मोल प्रति लीटर, और t समय पश्चात रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रह जाती है A माइनस एक्स मोल पर लीटर। तो हम कह सकते हैं dx अपॉन में dt अर्थात रिएक्शन वेलोसिटी इज इक्वल टू K3 A माइनस एक्स की पावर Q। यहाँ K3 थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है और A माइनस एक्स टी समय पश्चात रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है। तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से लिख सकती हूँ, dx अपॉन में A माइनस एक्स का Q इज इक्वल टू K3 dt। अब इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे प्राप्त होता है 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में A माइनस एक्स की पावर 2 इज इक्वल टू K3t प्लस C। जब t बराबर 0 है तब x बराबर 0, तो मुझे c की वैल्यू प्राप्त होगी 1 अपॉन में 2a स्क्वायर इज इक्वल टू c। अब c की वैल्यू यदि मैं इक्वेशन 11 में पुट करूं तो मुझे प्राप्त होता है 1 अपॉन में 2 ब्रैकेट में a माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू K3t प्लस 1 अपॉन में 2a स्क्वायर। तो यहाँ से मुझे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट मिलता है K3 इज इक्वल टू 1 अपॉन में t ब्रैकेट में 1 अपॉन में 2 a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 a स्क्वायर। तो ये है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब मैं यदि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखूं, तो यदि मैं 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर और टाइम के वर्सेस ग्राफ खींचूं, तो मुझे पॉजिटिव स्लोप और पॉजिटिव इंटरसेप्ट वाली एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, जिसके इंटरसेप्ट का मान a स्क्वायर के इक्वल होगा। अब बात करें हाफ लाइफ पीरियड की, तो इक्वेशन 12 में यदि मैं t की जगह t हाफ और x की वैल्यू a/2 पुट करूं, तो मुझे फाइनली प्राप्त होता है t हाफ इज इक्वल टू 3/2 K3a स्क्वायर। तो मैं कह सकती हूँ कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस की हाफ लाइफ अर्धायु रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के द्वितीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अब आगे इसके वेलोसिटी कांस्टेंट की बात करें तो वो हमें प्राप्त होता है, मोल की इकाई हमें प्राप्त होती है मोल की पावर -2 लीटर की पावर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। अब आगे थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं, वो इस प्रकार हैं। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड की यदि आप ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे हो तो यह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। नाइट्रिक ऑक्साइड की क्लोरीन से या ब्रोमीन से रिएक्शन भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फेरिक क्लोराइड जब स्टेनस क्लोराइड से रिएक्शन करता है तो यह रिएक्शन भी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन फॉलो करती है। इसी तरह साइनिक एसिड का साइन्यूरिक एसिड में कन्वर्जन थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो अब हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ा। अब एक टर्म आती है स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। आपने ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी जब पढ़ा था तो हमने पढ़ा था स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। क्या होती हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस? वे रिएक्शंस जिनकी ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस होता है या फिर कहें जो सेम नहीं होती हैं, उन्हें कहते हैं स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर,
जिसमें एस्टर और वाटर दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, दोनों रिएक्टेंट हैं, उनके आपस में क्रिया से एसिटिक एसिड और अल्कोहल बनता है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन केवल एस्टर के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है, पानी पर नहीं। इसका कारण क्या है कि वाटर का अमाउंट बहुत अधिक होने के कारण इसकी कंसंट्रेशन में चेंज नेग्लिजिबल होता है, इसलिए इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट मान लिया जाता है। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन केवल एस्टर की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। इसी तरह अदर एग्जांपल हैं इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज और रिएक्शन बिटवीन एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एथेनॉल इज आल्सो एग्जांपल ऑफ स्यूडो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये बात हुई स्यूडो ऑर्डर की। अब हम आगे सभी प्रकार के रिएक्शंस के लिए अगर हम जनरल एक्सप्रेशन देखें या उनके वेलोसिटी कांस्टेंट को आप किस जनरल एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं, तो इसको हम इस तरह से स्टडी कर सकते हैं। माना कोई रिएक्टेंट ए है जिसके n मोल भाग ले रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है P। जब T बराबर 0 है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन A मोल प्रति लीटर है। T बराबर T समय पश्चात रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हो जाती है A-X मोल प्रति लीटर। तो मैं लिख सकती हूँ रिएक्शन वेलोसिटी dx/dt इज इक्वल टू Kn ब्रैकेट में A-X की पावर n। यहाँ Kn n ऑर्डर का वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब dx में A-X की पावर n इज इक्वल टू मैं लिख सकती हूँ Kn dt। अब इस इक्वेशन को यदि मैं इंटीग्रेट करूँ तो मुझे प्राप्त होता है 1/n-n 1 ब्रैकेट में A-X की पावर n-1 इज इक्वल टू Knt प्लस C। यहाँ Kn वेलोसिटी कांस्टेंट है n ऑर्डर रिएक्शन का और C है आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जब t बराबर 0 है, समय 0 है, तब x की वैल्यू 0 है, तो हम इन वैल्यू को यदि इस इक्वेशन 2 में पुट करें तो मैं लिख सकती हूँ 1/n-1 इंटू a की पावर n-1 इज इक्वल टू C। अब यहाँ से इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में यदि मैं पुट करूँ तो मुझे प्राप्त होता है 1/n-1 अपॉन में A-X की पावर n-1 इज इक्वल टू Knt प्लस 1/n-1 की इंटू a की पावर n-1। तो यहाँ से मुझे रिएक्शन कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट की वैल्यू Kn प्राप्त होती है 1/t n-1 ब्रैकेट में 1/A-X की पावर n-1 माइनस 1/a की पावर n-1। अब यहाँ n का मान यदि आप 1 रखें तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाती है। या कहें तो हम कह सकते हैं कि n बराबर 1 के अतिरिक्त n के अन्य सभी मानों के लिए ये समीकरण उपयुक्त है। इससे आपको रेट कांस्टेंट की वैल्यू के बारे में पता चलता है। अब इसी इक्वेशन से यदि मैं हाफ लाइफ पीरियड निकालूं तो मैं t की जगह मैंने वैल्यू पुट की t हाफ और x की वैल्यू पुट करती हूँ a/2, तो मुझे फाइनली प्राप्त होता है t हाफ इज इक्वल टू 1/k n-1 ब्रैकेट में 2 की पावर n-1 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 1/a की पावर n-1। तो मैं लिख सकती हूँ कि n ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ पीरियड t हाफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a की पावर n-1, अर्थात nth कोटि अभिक्रिया की अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता के n-1 घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरह आप किसी भी कोटि की अभिक्रियाओं के अर्धायु और वेग नियतांक को ज्ञात कर सकते हैं। तो फाइनली आपने जितने ऑर्डर रिएक्शंस पढ़ी उसका यदि हम कंपैरेटिव स्टडी करें तो हम शुरुआत करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन से। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस की डिफरेंशियल फॉर्म अवकलित वेग समीकरण होती है dx/dt इज इक्वल टू k0।
वहीं फर्स्ट ऑर्डर की होती है dx अपॉन dt इज इक्वल टू k1 a माइनस एक्स। इसी तरह सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल फॉर्म इक्वेशन होती है dx अपॉन dt इज इक्वल टू k2 a माइनस एक्स की पावर 2, या यदि रिएक्टेंट डिफरेंट हैं तो मैं लिख सकती हूँ k2 a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। इसी तरह थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लिख सकते हो dx अपॉन में dt इज इक्वल टू k3 a माइनस एक्स की पावर क्यूब। और यदि हम nth ऑर्डर के लिए देखें तो अभी आप पढ़ के आए हो dx अपॉन dt इज इक्वल टू होता है kn a माइनस एक्स की पावर n। उसी तरह आप इंटीग्रेटेड फॉर्म अगर इनकी देखें तो जीरो ऑर्डर के लिए मैं लिख सकती हूँ k नॉट इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में t लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में t a अपॉन a माइनस एक्स। और यदि रिएक्टेंट डिफरेंट हैं तो मैं लिख सकती हूँ 2.303 अपॉन में t a माइनस बी लॉग b a माइनस एक्स अपॉन में a b माइनस एक्स। इसी तरह थर्ड ऑर्डर के लिए मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन में t इंटू एक्स अपॉन 2a स्क्वायर इंटू 2a माइनस एक्स अपॉन में b माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरह जनरल nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप इंटीग्रेटेड फॉर्म लिख सकते हैं kn इज इक्वल टू 1 अपॉन में t इंटू n माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन a माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन में a की पावर n माइनस 1। ये तो बात हुई डिफरेंशियल फॉर्म इंटीग्रेटेड फॉर्म की। इनमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकी यूनिट्स। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए वेग नियतांक की इकाई होती है मोल प्रति लीटर प्रति समय। फर्स्ट ऑर्डर के लिए होती है समय इन्वर्स, सेकंड ऑर्डर के लिए रहती है मोल इन्वर्स लीटर सेकंड इन्वर्स, थर्ड ऑर्डर के लिए रहेगी मोल इन्वर्स स्क्वायर लीटर स्क्वायर सेकंड इन्वर्स। तो फाइनली हम कह सकते हैं किसी भी अभिक्रिया के वेग नियतांक की इकाई निकालनी है तो उसका जनरल फार्मूला होता है मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 टाइम इन्वर्स। तो ये हुआ कंपैरेटिव स्टडी सभी ऑर्डर रिएक्शंस का। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।